हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा एलटी सिलेबस में ऑप्टिक्स के ऑप्टिक्स जनरली रे ऑप्टिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा और दीज क्वेश्चन आर मोस्ट पावरफुल क्वेश्चंस। इन्हीं क्वेश्चन में से कोई एक दो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आने की 100% पॉसिबिलिटीज है। इस तरीके से मैंने इस एमसीक्यू को बनाया है। ठीक है, पूरे सिलेबस कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, बहुत बहुत स्टूडेंट्स, बहुत व्यूअर का मेरे पास एसएमएस आ रहा था कि सर आप ऑप्टिक्स कंप्लीट करा दो, क्योंकि ऑप्टिक्स का भी अच्छा खासा वेटेज है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है ऑप्टिक्स के अंदर, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, मोस्टली वीएससी का सिलेबस ज़्यादा है इसमें। तो ठीक है, तो इसका पार्ट फर्स्ट हम देखते हैं। इसमें इसमें पार्ट फर्स्ट को डिस्कस करूंगा। तो पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द LTN lecturer 2024. Question is that a ray of light from one point to another by any number of reflection and refraction follows that particular path for which time taken is। ठीक है, तो आपने बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। बीएससी सेकेंड ईयर में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं फॉर्मेट प्रिंसिपल। फॉर्मेट प्रिंसिपल पढ़ते हैं और एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट प्रिंसिपल बोलता है कि अगर लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है, तो लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के पास क्या है, नंबर ऑफ पाथ पॉसिबल है, पर उसी पाथ से जाएगा जिसमें सबसे कम टाइम लगेगा। ठीक है, जिसमें कम टाइम लगेगा। ज्यादा से भी सकता है। ठीक है, अ लाइट गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट फ्रॉम द पाथ वेयर इट टेक्स लीस्ट टाइम। ठीक है, तो लाइट तो क्या ग्रेटर पाथ से भी क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है, दोनों से भी कर सकता है। पर फॉर्मेट प्रिंसिपल ये बोलेगा कि लाइट एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट में जा रही है, वही पाथ सिलेक्ट करेगी जिसमें उसको जो टाइम होगा क्या होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए जिस पाथ में। ठीक है, तो देखो वही पूछ रहा है हमसे, पर्टिकुलर पाथ फॉर विच टाइम जीरो तो पॉसिबल नहीं है, जीरो कभी पॉसिबल है नहीं, हाईएस्ट का भी होता नहीं है। फॉर्मेट्स ने बोला कि जो पाथ होगा वो कैसा होगा, वो लीस्ट होगा। कैसा होगा, लीस्ट होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी, दैट इज लीस्ट। लीस्ट टाइम शुड बी लीस्ट। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू इज ऑल्सो इंपोर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। 100% इसके आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है ना, 100% ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रिफ्लेक्ट होने के डायरेक्ट 100%, मेरी ओर से तो 100% पॉसिबिलिटीज ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन इज दैट, सेकंड क्वेश्चन इज दैट लैग्रेंज हेल्महोल्ट्ज रिलेशन इज। ठीक है, लैग्रेंज हेल्महोल्ट्ज रिलेशन इज। तो ये हमारे पास क्या होता है, अगर इसकी बात करूं तो n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 y1 θ1 इक्वल टू n2 y2 θ2 फॉर स्मॉल एंगल्स एंड फॉर पैराएक्सियल रेज। पैराएक्सियल रेज क्या होती हैं, जो एक्सिस से पास में जाती हैं। जैसे सपोज दैट ये मेरे पास लेंस है, तो दोज रेज विच आर गोज टू द पासेस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, इन रेज को हम क्या कहेंगे, पैराएक्सियल रेज कहेंगे। और जो दूर से जाती हैं, जो दूर से रेज जाती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल रे बोलेंगे। उनको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेज बोलते हैं। जो एक्सिस से अवे अवे जाती है उनको मार्जिनल रे बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो लैग्रेंज इक्वेशन होती है हमारे पास, अगर हम
लैग्रेंज इक्वेशन की बात करें तो हमेशा याद रखो कि जो लैग्रेंज इक्वेशन है इट इज वैलिड ओनली फॉर द पैराएक्सियल रेज। पैराएक्सियल रेज मींस जो एक्सिस के, जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत पास से जाएंगी उसी को हम पैराएक्सियल रेज बोलेंगे। ठीक है, तो कभी कभी यहाँ पर ऐसे भी लिखा आ जाता है n1 y1 tan थीटा 1 इक्वल टू n2 y2 tan थीटा 2। अगर थीटा वेरी स्मॉल होगा तो tan थीटा 1 एंड tan थीटा 2, थीटा की ओर थीटा 1 एंड थीटा 2 की ओर अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो ये तो इसका ये फॉर्म है, कभी इस फॉर्म में आता है, कभी इसी चीज को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं n1 y1 अल्फा 1 इक्वल टू n2 y2 अल्फा 2 फॉर ऑल रेज के लिए वैलिड नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं n1 y1 अल्फा 1 इक्वल टू n2 y2 अल्फा 2, बट इसमें क्या लिखा हुआ है, ओनली पैराएक्सियल रेज लिखा हुआ है। तो जो ऑप्शन बी होगा हमारे पास, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लैग्रेंज हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन वैलिड फॉर ओनली पैराएक्सियल रेज, पैराएक्सियल रेज। क्लियर, सी भी नहीं पॉसिबल है और डी भी पॉसिबल नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। ठीक है, ओके क्लियर, मोस्ट इंपोर्टेंट एंड expected question for the upcoming examination. Now, question number third is also wave optics. Is that sunlight filtering through a tree often makes circular patches on the ground because. ठीक है, तो बेटा ये जो प्रोसेस होती है देखा होगा आपने जनरली, फिल्ट्रेशन जो लाइट सर्कल सर्कल जैसे बनते हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन होता है, उसके पीछे हमारे पास रीजन होगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द बेंडिंग ऑफ अ लाइट थ्रू शार्प कॉर्नर्स, ठीक है, ऑफ ऑब्स्टेकल और अपर्चर। शार्प कॉर्नर से लाइट का बेंड हो जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और डिफ्रैक्शन को वेव नेचर ऑफ लाइट से हम एक्सप्लेन करते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा, जैसे 2015 में क्वेश्चन आया था, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एक्सप्लेन्ड बाय, तो क्या आंसर होगा उसका, वेव नेचर। सिमिलरली डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ऑल्सो एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर। बट हमसे यहाँ क्या पूछा गया है कि जो सर्कुलर पैचेस बनते हैं जब सनलाइट फिल्ट्रेट होती है ट्री से, तो उसके पीछे क्या होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होना चाहिए, जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल होना चाहिए, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल जो होना चाहिए वो नियरली इक्वल टू क्या होना चाहिए, वेवलेंथ से यूज होना चाहिए। तो जो देन डिफ्रैक्शन क्या होगा, बहुत बेहतरीन लेवल का होगा, तब लाइट क्या होगी, 100% क्या होगी, बेंड होगी। क्लियर, तो ट्रांसमिशन रॉन्ग, स्कैटरिंग दूसरा फंडा होता है। तो इट इज ड्यू टू द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेल दिस आंसर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस बेटे सुपरपोजिशन होता है, ठीक है, टू सोर्सेस का, टू कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, बट डिफ्रैक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यहाँ तो वेव फ्रंट चलता है, वेव फ्रंट चलता है। क्लियर हो गया, हर एक सोर्स न्यू सोर्स की तरह बिहेव करेगा। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटे, इसका करेक्ट आंसर होगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now, moving question number 4. Question number 4 is also most important question. It is question is that quartz crystal is, ठीक है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ नाइदर ए एंड बी। तो देखो बेटे, क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होते हैं, हम मेरे पास दो तरीके के क्रिस्टल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, तो क्वार्ट्ज यहाँ आ रहा है, देखो क्वार्ट्ज कौन से में आ रहा है, जो पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव कौन कौन से क्रिस्टल होते हैं, क्वार्ट्ज, कैल्साइट एंड टॉर्मेलिन। ठीक है, ये जनरली हम यूज करते हैं अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। तो पॉजिटिव मेरे से पूछा गया है, तो क्वार्ट्ज कहाँ आ रहा है, सिर्फ पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव में नहीं आ रहा है। तो अगर क्वार्ट्ज क्रिस्टल की बात मेरे से कोई पूछे कि बेटे क्वार्ट्ज क्रिस्टल कैसे, क्या क्या होता है, इसका नेचर कैसा होता है, तो मैं बोलूंगा बेटे क्वार्ट्ज क्रिस्टल कैसा होता है, पॉजिटिव क्रिस्टल होता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पॉजिटिव क्रिस्टल। बट अगर मैं इसकी बात करूं, कैल्साइट को भी याद रखो, क्या पता इस बार कैल्साइट भी पूछ सकता है। कैल्साइट क्रिस्टल पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ बोथ होता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप नोट्स में। ठीक है, नेगेटिव कौन से होते हैं, कैल्साइट और रूबी क्रिस्टल होता है, बट कैल्साइट क्या है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर यहाँ पर कैल्साइट क्रिस्टल आता तो सी इज द करेक्ट आंसर, फिर कैल्साइट क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता। क्लियर हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट निकोल प्रिज्म प्रोड्यूसेस प्लेन पोलराइज्ड लाइट ड्यू टू। निकोल प्रिज्म का काम क्या होता है,
ये अनपोलराइज्ड लाइट को किस में कन्वर्ट करता है? पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट को क्या करता है? पोलराइज्ड लाइट पर क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो निकोल प्रिज्म से पोलराइज हमको प्लेन पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल रही है। होता क्या है, हम क्या करते हैं इस तरीके से, एक अनपोलराइज्ड लाइट है हमारे पास, इसमें दोनों तरीके के हमारे पास वाइब्रेशन प्रेजेंट है। ये प्लेन है और ये परपेंडिकुलर है। प्लेन और परपेंडिकुलर दोनों तरीके के वाइब्रेशन है हमारे पास। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं इसको, ये इस तरीके से, ये डॉट वाला परपेंडिकुलर वाइब्रेशन दिखा रहा है और ये पैरेलल वाइब्रेशन को दिखा रहा है। जब हम क्या करते हैं इसको, तो ये इसका कुछ पार्ट क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा। ये कौन सा वाला पार्ट है? रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ। और जब हम इसे किसी पर्टिकुलर एंगल, उस एंगल को बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल। क्या बोलते हैं बेटे? एक बार जोर से बोलेंगे, उस एंगल का नाम क्या होता है? ब्रूस्टर एंगल, आईपी, या पोलराइजिंग एंगल। तो जैसे हम क्या करते हैं, किसी अनपोलराइज लाइट को किसी पर्टिकुलर एंगल पर हम क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, तो जो अनपोलराइज लाइट हो जाती है वो प्लेन पोलराइज लाइट बन जाती है। क्या बन जाती है? प्लेन पोलराइज लाइट बन जाती है। क्या बन जाती है? प्लेन पोलराइज्ड, मतलब एक ही तरीके के क्या होते हैं, ये भी आईपी होगा इक्वल टू आर से, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे? पीपीएल बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, इस अनपोलराइज्ड लाइट को, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट को किसी एक एंगल, दैट इज ब्रूस्टर एंगल पर मैं इंसिडेंट कर रहा हूं, तो जो अनपोलराइज्ड लाइट हो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जा रही है। तो निकोल प्रिज्म प्रोड्यूसेस प्लेन पोलराइज्ड लाइट ड्यू टू द, उसके पीछे अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे? रिफ्लेक्शन लगाएंगे। बेटा रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसमें जो लाइट है वो टोटली क्या हो जा रही है? सेम मीडियम में वापस चले जा रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा, स्कैटरिंग भी नहीं होगा, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस आंसर। क्लियर? रिफ्लेक्शन भी करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें देयर इज अ नो लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, सारी के सारी जो पर्टिकुलर एंगल पर सारा का सारा लाइट क्या हो जा रहा है? पीपीएल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या होगा हमारे पास? क्या होगा? टी आई आर। तो यहाँ पर एक हमारे पास म्यू इक्वल टू 10 IP, ये अभी क्वेश्चन हुआ था लैब असिस्टेंट में। ठीक है, लैब असिस्टेंट में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। तो यहाँ म्यू इक्वल टू क्या था? 10 IP था। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, आईपी पोलराइजिंग एंगल था। ठीक हो गया, तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट the electric and magnetic vectors of light wave vibrate in light is the transverse wave. Light is the transverse wave, or transverse wave produces when electric and magnetic field both are vibrate. ठीक है, both are vibrate in the direction of, ये क्या है? in the direction of propagation of wave। ये क्या है? डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, और ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो वाइब्रेशंस हैं आपके पास, ये जो वाइब्रेशंस हैं, इट विल इस तरीके से, ये तो यहाँ जो ई है, ये ई ई ई ई ई ई, ठीक है, और ये बी और ये बी और ये बी और ये बी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन फिगर से इट इज क्लियर हो रहा है कि जो लाइट है वो ट्रांसवर्स नेचर को शो कर रही है, कि जो वाइब्रेशन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। दिस बिहेवियर इज सोन एज ट्रांसवर्स वेव। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर ऑफ लाइट वाइब्रेट इन पैरेलल प्लेन रॉन्ग म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर perpendicular to each other, also perpendicular to the propagation of wave। ठीक है, also electric and magnetic field are also in the same phase। ये क्या होते हैं? सेम फेज होते हैं। इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है ना,
इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारे पास, बी नॉट अपॉन सी नॉट इक्वल टू सी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आता है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, परपेंडिकुलर, ये 45 भी नहीं है, रॉन्ग, और ये 40, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ इज ऑल्सो मोस्ट 100% expected question for the upcoming examination. If mx and my be the, mx क्या है, longitudinal magnification, और ये lateral magnification। ये longitudinal magnification क्या होता है, extension in image upon extension in object। ये होता है हमारे पास longitudinal magnification। ठीक है, इमेज में एक्सटेंशन का रेशियो अपॉन ऑब्जेक्ट में एक्सटेंशन का रेशियो। और एम वाई क्या होता है, लेंथ, इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ का रेशियो। इमेज रेशियो ऑफ इमेज लेंथ, रेशियो ऑफ इमेज लेंथ एंड इमेज ऑब्जेक्ट लेंथ, इस रेशियो को क्या बोलते हैं हम, लेटरल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल मैग्निफिकेशन में जो रिलेशन आता है हमारे पास, एम एक्स इक्वल टू क्या आता है, स्क्वायर ऑफ एम वाई आता है। longitudinal magnification equal to square of lateral magnification. So option A is wrong, B is wrong, C is wrong. So D is the correct answer of these questions. So the correct answer of this question is D. D. Now moving on question number 8. Moving on question number 8. Question number 8 is Newton's formula. This is also most important question for the upcoming examination. 8th question, न्यूटन फॉर्मूला फॉर द लेंस सिस्टम, कोएक्सियल लेंस सिस्टम ये होता है बेटे, F1 F2, याद रखो इसको, F1 F2 इक्वल टू X1 X2। ठीक है, F1 F2 इक्वल टू X1 X2। so this is the present on option B. So B is the correct answer of this question. F1 F2 are focal length, X1 X2 are distance from the axis. Clear? This is known as Newton's formula. Newton's formula. F1 F2 equal to X1 X2. F1 F2 equal to X1 X2. Clear? Now moving on question number 9. 9th is also most important for the upcoming examination. This is the based on the optical instrument. Equivalent focal important question. Equivalent focal length of Ramsden eyepiece. Ramsden eyepiece की जो equivalent focal length होती है बेटे, ये होती है 3f/4। 3f/4 होता है। और इसका नेचर कैसा होता है, कभी कभी इसका नेचर भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो रैमस्डन आईपीस होता है ये पॉजिटिव होता है, बिकॉज ये रियल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है। सो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछेगा तो आपको बोलोगे 3f/4। 3f/4 ही होना चाहिए बेटे, 3f/2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रख लो इसको, 3f/4, f/4 भी नहीं, f/2 भी नहीं, 3f/4। और नेचर कैसा होता है इसका, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर? नाउ moving on question number 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, छांट के मैंने इस पीडीएफ में इसको कन्वर्ट क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स आर फ्री फ्रॉम। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर जो होता है उसमें क्रोमेटिक एब्रिएशन नहीं होता है। एब्रिएशन का मतलब होता है द इनएबिलिटी ऑफ ए लेंस टू डोंट फॉर्म द इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज नहीं बना पाना, पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज नहीं बनाना ही क्या कहलाता है, एब्रिएशन, मतलब डिफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से ये और ये प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ, फोकस ऑफ पैराएक्सियल रेज। पैराएक्सियल रेज किसको कहते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस से पास होती है उनको हम पैराएक्सियल रेज बोलते हैं। और दूसरी हमारे पास रेज आती है इसमें मार्जिनल रेज। मार्जिनल रेज मीन्स जो दूर से आ रही हैं ऐसे, तो ये क्या होगा, फोकस ऑफ मार्जिनल रेज। ठीक है, तो देखो ये, तो इसका मतलब इस लेंस में क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया, एब्रिएशन आ चुका है, क्योंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज नहीं फॉलो कर पा रहा है।
तो जो मिरर्स होते हैं, मिरर का काम डिस्पर्जन करना नहीं होता है, मिरर डिस्पर्जन नहीं करते हैं, ठीक है, डिस्पर्जन के लिए लेंस होता है। तो स्फेरिकल मिरर की बात करूं तो स्फेरिकल मिरर में क्रोमेटिक एब्रिएशन नहीं होता है, क्रोमेटिक एब्रिएशन मिरर्स में नहीं होते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर्स आर फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक मतलब कलर, कलर, कलर। क्रोमेटिक एब्रिएशन arises due to the variation in wavelength एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, इसकी वजह से सही इमेज नहीं बन पाना, उसी को हम क्रोमेटिक एब्रिविएशन बोलते हैं। और मिरर में कभी क्या होता है, क्रोमेटिक एब्रिविएशन नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, question number 11 is that which is also based on abbreviation, which of the following aberration will not occur for the spherical mirror। देखो क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया उसने, है ना, कौन सा एब्रिविएशन स्फेरिकल मिरर्स के लिए नहीं होता है। तो क्रोमेटिक सिंपल सी बात है, अभी तो बताया है, क्रोमेटिक के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। बाकी कोमा, डिस्टॉर्शन, स्फेरिकल एब्रिविएशन, दीज आर द abbreviation produced by spherical mirrors, but chromatic abbreviation is not produced by spherical mirrors। Okay, so the A is the correct answer of this question। Now moving on, question number 12, 12 is also most important question for the one liner in Delhi Delhi examination। the limit of resolution of normal eye। देखो ये 25 सेंटीमीटर तो हो नहीं सकता है, 25 सेंटीमीटर क्या है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, लीस्ट डिस्टेंस, ये क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, 25 तो गलती से भी लगा के मत आना, ठीक है। तो जो नॉर्मल आएगा, जो लिमिट रिजोल्यूशन होता है 1 मिनट होता है, कितना होता है, 1 मिनट, कितना होता है, 1 मिनट। सी, सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ नॉर्मल आई इज 1 मिनट, विच इज प्रेजेंट ऑन सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज मोस्ट टाइम आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, द नेचर ऑफ लाइट वेव, ठीक है। द नेचर ऑफ लाइट वेव आई एम डिस्कस इन अर्लियर क्वेश्चंस, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स नेचर। तो साउंड तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ये लॉन्गिट्यूडनल, ये सब लॉन्गिट्यूडनल हो गए, ठीक है। इनको ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, दोज रिक्वायर्ड टू मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, और इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ऑफ प्रोपोगेशन, एंड इन ट्रांसवर्स वेव electric field and magnetic field are vibrate in the same phase, same phase, सेम फेज, ठीक है, ये भी याद रखना है। दिस इज द एडिशनल नॉलेज अबाउट दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इज दैट वेलोसिटी ऑफ ई रे, ई मतलब होता है बेटे एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, और ओ फॉर होता है ऑर्डिनरी रे, आर सेम। जब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो निकोल प्रिज्म होता है, जब हम उससे लाइट पास कराते हैं तो हमारे पास दो तरीके की रेज आती हैं, एक ई रे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, और दूसरी क्या आती है, हमारे पास ऑर्डिनरी रेज प्रोड्यूस होती हैं। हमसे पूछ रहा है सेम कब रहती हैं, सेम तो तभी रहेंगी ना जब वो ऑप्टिक एक्सिस से पास होंगी, तभी बोथ आर, तभी मिनिमम डेविएशन आएगा, व्हेन दे आर पास फ्रॉम द ऑप्टिक एक्सिस, एक्सिस ऑफ क्रिस्टल नॉट। तो कब, सेम व्हेन दे आर पास्ड अलोंग ऑप्टिक एक्सिस, ऑप्टिक एक्सिस, नॉर्मल भी नहीं, नॉर्मल टू द ऑप्टिक्स नहीं, ठीक है। वेलोसिटीज ऑफ ई रे एंड ओ रे आर सेम अलोंग ऑप्टिक एक्सिस, सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 15, question number 15 is that this question is also asked in many examination, the shape of interference fringes formed on the screen in YDSC Young's double slit experiment with a monochromatic source, ठीक है। तो जस्ट स्ट्रेट लाइन तो आती नहीं है, सर्कल भी आता नहीं, पैराबोला भी नहीं आता है, ठीक है। ये जो हम सॉल्व करके इक्वेशन निकालते हैं, ये जो इक्वेशन आती है हमारे पास, वो हाइपरबोला की आती है, किसकी आती है, तो जो हमारे पास स्क्रीन में ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क बनता है, उसका नेचर कैसा होगा बेटे, जो इंटरफ्रेंसेस फ्रिंजेस हमको मिल रही होती हैं, वो कैसा
इनका नेचर कैसा होता है, नेचर कैसा होता है इस तरीके से, स्फेरिकल भी नहीं बोल सकते हैं ये इधर, तो ये क्या होंगे, हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16th। Question number 16 is that this is also most important question for the upcoming genre. Hedinger fringes. Hedinger fringes are the fringes of constant inclination. So the correct answer of this question is Hedinger fringes is also in your syllabus. Hedinger fringes are the fringes of constant inclination. ठीक है, so the B is the correct answer of this question. Now question number 17. देखो which is 17 is also important question. 17 question is that Ramsden eyepiece is called, मैंने बोला था अभी, पॉजिटिव eyepiece. अब मोस्ट ऑफ बच्चे इसका सी लगा के आएंगे, बोथ आर करेक्ट, वह गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा बेटे. Ramsden eyepiece is पॉजिटिव टाइप eyepiece because it form real, ठीक है, रियल इमेजेस, रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज. इसलिए हम क्या बोलते हैं, Ramsden eyepiece को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टाइप आईपीस बोलते हैं. ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ टाइप करके बताओ. व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ Ramsden eyepiece? कमेंट ऑन. ठीक है, कमेंट ऑन, क्विक 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 क्विक. Ramsden eyepiece इज पॉजिटिव आईपीस. बेटे बी सी मत लगा के आ जाना गलती से, ओनली पॉजिटिव टाइप. नाउ question number 18. Question number 18. When monochromatic light is replaced by white light in Fresnel biprism experiment, the central. तो सेंट्रल में क्या होता है, सेंट्रल में, सेंटर में क्या होता है, यहाँ से जितने भी रेज आ रही हैं सेंटर में, ये जितनी भी रेज आएंगी ये एक साथ पहुँचेंगी. सेंटर में जितनी भी रेज आएंगी एक साथ पहुँचेंगी, तो इनका जो पाथ डिफरेंस होगा वो जीरो हो जाएगा. पाथ डिफरेंस होगा तो ये सेंटर पर क्या प्रोड्यूस करेंगी, ब्राइट प्रोड्यूस करेंगी. अगर ये तो तब होगा जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करेंगे. अगर हम मोनोक्रोमेटिक को हम व्हाइट लाइट मतलब विबग्योर, ठीक है, विबग्योर से रिप्लेस करेंगे तो सेंटर में तो हमको व्हाइट मिलेगा और उसके बाद कलर्ड फ्रिंजेस मिलेंगी हमको. ठीक है ना, तो व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट इन फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, द सेंट्रल फ्रिंज इज व्हाइट. द सेंट्रल फ्रिंज इज व्हाइट. पाथ डिफरेंस जीरो होने की वजह से वहां क्या बन जाएगी, व्हाइट फ्रिंज बन जाएगी. So B is the correct answer of these questions. Now moving on, question number 19. Question number 19. Question number 19 is that the two source of light are is said to be coherent source produced by them have. ये क्वेश्चन तो LT में आ चुका है, लेक्चरर में आ चुका है, लैब असिस्टेंट में आ चुका है. ऐसा कोई एग्जाम है नहीं कि ये जहां पूछा नहीं जाए. ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम है नहीं. वायरलेस, पुलिस वायरलेस में भी आया है, पुलिस वायरलेस एग्जाम एलटी में ही 2-4 बार आ चुका है. तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि जो टू सोर्स ऑफ लाइट में कब कोहेरेंट कहूंगा, जब उनकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम रहनी चाहिए और फेज डिफरेंस या तो जीरो होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए. सेम वेवलेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, एम्पलीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ. एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ की जगह फ्रीक्वेंसी भी आ सकती है कभी कभी. Wavelength and constant phase difference, then we say that the two sources are coherent in nature if they have same wavelength and same constant phase difference. So C is the correct answer of this question. ठीक है बेटे, गलत नहीं करेंगे. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट टाइम पूछा गया है क्वेश्चन. नाउ question number 20 is also important question for the upcoming examination. In ultraviolet region the grating is used. अल्ट्रावायलेट रीजन में जो ग्रेटिंग होती है बेटे, इसमें जो होती है ग्रेटिंग होगी हमारे पास प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग. ठीक है, कौन सी ग्रेटिंग होगी, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. क्लियर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई एम कवर
20 questions of optics. These are most important questions. Students, from these questions, any one questions direct ask in your examination. So prepared these questions with answer completely. ठीक है, क्लियर हो चुका है, क्योंकि ऑप्टिक्स का जो सिलेबस है ब्रॉड है, तो इस तरीके से ये जो एमसीक्यू है, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है, ये 100% आपके एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरीके की एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचे। और डेफिनेटली हमारा एक ही एम होना चाहिए कि इस बार एलटी पार, इस बार एलटी पार, इस बार एलटी पार, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, तो जितने भी दिन बचे हुए हैं, यू डू योर बेस्ट। ठीक है, रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस लेवल में ऐसा कोई बच्चा होगा नहीं जो जिसको आता कुछ नहीं है, आता सबको है। रिवीजन कौन कितना कर रहा है उसका सिलेक्शन 100% है। क्लियर? और ये जो वीडियोस मैं वर्क कर रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है? डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स देंगे। इससे मुझे एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और इस तरीके से वीडियोस को बनाऊं। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट एक ही है, इस बार एलटी पार। थैंक यू।